हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक जो डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल स्टडी किया है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय क्वांटाइजेशन। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है उसका जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन आएगा तो उस प्रॉपर्टी का रिस्ट्रिक्शन जो डिस्क्रीट वैल्यू से होता है वो क्वांटाइजेशन होता है। तो देखते हैं कि ये क्वांटाइजेशन जो है, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह रहे हैं, वो किस तरह से फॉर्म होगा। तो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच इट पासेस। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है जिसके अंदर से वो लाइट पास होती है। तो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वाट एवर इट मे बी। तो एज अ रिजल्ट अ बीम ऑफ लाइट इज़ डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब लाइट जो है मीडियम चेंज करती है तो वो डेविएट होगी या रिफ्रैक्ट होगी अपने ओरिजिनल पाथ से, चाहे वो मीडियम कोई सा भी हो। हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है या डेविएट होती है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो इट डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म, यहाँ पे हम एक जो है प्रिज्म सिंपल जो है ग्लास का जो है बना होता है, तो वो प्रिज्म हम जो है कंसिडर करेंगे और उसके अंदर से एक बीम ऑफ लाइट जो है पास करते हैं। तो क्या होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रे होती है वो जो है आपको जो है ज़्यादा जो है बेंड होती हुई दिखेगी, और जो लार्जर वेवलेंथ की होगी वो वेव जो है आपको थोड़ी सी जो है कम जो है उसका डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, तो यहाँ पर आपको जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट मिलेगी उसके अंदर जो है सारी जो है वेवलेंथ्स की जो है लाइट मिलेगी आपको। तो इन द विजिबल रीजन, तो जो विजिबल रीजन के अंदर जो है बहुत सारी वेवलेंथ्स की जो है आपको वाइट लाइट जो है कंसिस्टिंग मिलेगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि अ रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो वाइट लाइट होती है ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है वेवलेंथ्स होगी। जब इसको आप जो है प्रिज्म से पास करोगे तो क्या होगा, इट स्प्रेड इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स, स्प्रेड into a series of colored bands। तो यहाँ पर जो ये कलर्ड बैंड जो होगा उसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम। दिस कलर्ड बैंड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम आपको कब मिलेगा, जब वाइट लाइट ऑल वेवलेंथ्स की आप किसी जो है प्रिज्म से जब उसको पास करोगे तो वो स्प्रेड होगी, फैलेगी, बिखर जाएगी अलग अलग सीरीज़ में जो कलर्ड बैंड की होगी, और उस कलर्ड बैंड की सीरीज़ को हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखिए कि जब वाइट लाइट स्पेक्ट्रम से पास होती है तो क्या होगी, रेड कलर्ड लाइट हैविंग द लार्जेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज़ डेविएटेड लीस्ट। तो आप यहाँ पर जो है प्रिज्म देखोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म है, इसमें से आपने जो है एक वाइट लाइट पास की है तो इसका जो है डेविएशन जो है बहुत कम होगा। सपोज़ ये रेड कलर की होगी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे लार्जर है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो वेव होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सबसे कम जो है डिफ्लेक्ट होगी। और इसी तरह से आप देखोगे कि जो वायलेट कलर की जो लाइट होती है, जिसकी जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज़्यादा जो है डेविएट होगी। यानी कि आप यहाँ पर देखिए इस तरह से अलग अलग कलर्स होंगे और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होगा दैट इज़ वायलेट लाइट। तो ध्यान रखिए इसकी जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, जिसको आप लैम्बडा से रिप्रेजेंट करोगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और वायलेट जो है ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है।
आप इसको शॉर्टेस्ट लैम्बडा जो है कह सकते हो। तो इस तरह से ये डेविएशन आपको मिलेगा प्रिज्म में से पास होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कि स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड। यहाँ पर जो वाइट लाइट जिसको हम कह रहे हैं, इसका जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम वायलेट टू रेड। ये जो है इसकी जो है रेंज होती है। और वायलेट कलर की जो आपको जो है फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज़ अबाउट 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। तो आप यहाँ देखोगे जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। और रेड कलर की जो वेवलेंथ आपको मिलेगी दैट इज़ अबाउट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। तो ये जो है इसका रेंज होगा। तो वाइट लाइट जो है जो स्पेक्ट्रम के अंदर आपको जो है जिसको हम नाम देंगे कि ये जो है अल्ट्रा विजिबल रीजन के अंदर है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वायलेट कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ टू रेड लाइट दैट हैज़ द फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। तो ये स्पेक्ट्रम जो है आपको मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसकी रेंज आपको ये मिलेगी। तो इसके अंदर जो कुछ भी आपको लाइट का जो है डिफ्रैक्शन मिलेगा, जो डेविएशन मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को आप नाम दोगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं? इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस बिकॉज वायलेट मर्जेस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन। ये जो लाइट्स होती है एक दूसरे के अंदर, जो कलर्स होते हैं ये एक दूसरे के अंदर जो है मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं। तो वायलेट कलर जो है ब्लू के अंदर जो है मर्ज होगा, मिक्स होगा। इसी तरह से ब्लू कलर जो है ये ग्रीन के अंदर जो है मर्ज होगा। मतलब आप जब ऐसे स्पेक्ट्रम की जो लाइन देखोगे तो ऐसे आपको अलग अलग बैंड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कलर का सेपरेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इसको जो है वायलेट कह रहे हो तो ये हो गया ब्लू, उसके बाद आपको ये मिलेगा ग्रीन। तो एकदम अलग अलग बेल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिक्सिंग ऑफ द कलर्स मिलेगा। तो वायलेट जो है ब्लू में मर्ज होगा, ब्लू जो है ग्रीन में मर्ज होगा एंड सो ऑन। तो इसलिए हम इसको जो है नाम दे रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि सिमिलर स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। तो रेनी सीज़न में आप देखिए कि रेनबो जो है स्काई के अंदर जो बनता है तो उसके अंदर भी जो है एग्जैक्टली अलग अलग जो है वो 7 कलर के बेल्ट्स नहीं बनते हैं। 7 कलर के इस तरह से जो है वो बैंड्स नहीं दिखते हैं, बल्कि वो जो है एक दूसरे में जो है मिक्स्ड कलर्स होते हैं। लेकिन बहरहाल वो रेनबो होता है जिसके अंदर जो है इस तरह का जो है स्पेक्ट्रम आपको जो है दिखेगा। तो आप उसको भी जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह सकते हो। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर atoms and molecules may absorb energy and reaches to a higher energy state and go in an unstable state। जब आप जो है देखोगे कि कोई भी मैटर जिसमें आप एटम या मॉलिक्यूल जो है कंसिडर कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा, तो अपने से हायर एनर्जी लेवल पर जो है वो पहुंचेगा और उसकी जो स्टेट हो जाएगी वो अनस्टेबल हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो एटम या मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल कंडीशन में, अनस्टेबल स्टेट के अंदर जाएगा। तो फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल वैल्यू दैट इज़ मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट्स द एटम एंड मॉलिक्यूल इमिट द रेडिएशन। अब जो कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस एटम या मॉलिक्यूल ने एब्सॉर्ब किया है और अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर पहुंच गए, अब उसको अपने वापस नॉर्मल लेवल पर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट इमिट द एनर्जी। तो वो जो है एनर्जी जो है रेडिएशन की इस फॉर्म में जो है इमिट करेगा इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में वो एनर्जी जो है इमिट करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के जो है स्पेक्ट्रम बनते हैं। एक स्पेक्ट्रम होगा इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक अब डिस्कस करेंगे वो होगा इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ध्यान रखिए स्पेक्ट्रम ये सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रा है। दिस इज प्लूरल।
तो ये ध्यान रखिए कि वर्डिंग्स में आपको जो है परेशान नहीं होना है कि स्पेक्ट्रा कुछ और चीज़ है और स्पेक्ट्रम कुछ और, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए स्पेक्ट्रम जो है ये सिंगुलर है और स्पेक्ट्रा जो है उसका प्लूरल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज़ एब्सॉर्ब एनर्जी इज़ कॉल्ड एज एनर्जी स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा, तो एब्सॉर्ब करने के बाद जो है कुछ रेडिएशन जो है क्या करेगा, वो इमिट करेगा। तो उस रेडिएशन ऑफ द एनर्जी रेडिएशन को हम नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कोई सब्सटेंस पहले से कोई एनर्जी को जो है एब्सॉर्ब किया हुआ है, रेडिएशंस को एब्सॉर्ब किया हुआ है और ऑलरेडी वो अपने एक्साइटेड स्टेट पर, जिसको आप हायर एनर्जी स्टेट कहोगे, उसके स्टेट में उस कंडीशन पर वो प्रेजेंट है। और फिर जब वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो वो एनर्जी जो है जिस स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होगी, हम उसको जो है नाम देंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन इज़ इमिटेड बाय द सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो ध्यान से याद रखिए आप यहाँ पर कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्सॉर्ब द रेडिएशन आर कॉल्ड एज एक्साइटेड। तो आप यहाँ पर देखिए कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, तो हम उसको नाम दे रहे हैं कि दीज आर दी एक्साइटेड। तो ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे एक्साइटेड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। टू प्रोड्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग और इरेडिएशन इट and the wavelength or frequency of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is released। तो यहाँ पर आपको इमिशन स्पेक्ट्रम अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास सैंपल है उसको हीट करके या इरेडिएशन के ज़रिए से आपको उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। और उसके बाद वो जो इरेडिएशन होगा तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशंस की होगी पर्टिकुलर, और उसके बाद जो है वो जो रेडिएशन जो है इमिट होंगे तो वो सैंपल जो है जो एनर्जी एब्सॉर्ब किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेडिएशन जो है इमिट करेगा और इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम जो है फॉर्म होगा। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो है आपको दिखेगा तो उसको हम जो है नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ लाइक द फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम जो फोटोग्राफ लेते हैं कैमरा के ज़रिए उसके अंदर जो है वो फोटोग्राफी प्लेट होती है, तो जो फ़ोटो हम निकालते हैं उसका एग्जैक्टली निगेटिव, मतलब उसका एग्जैक्टली जो रिवर्स होता है वो आपको मिलेगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इट इज़ द फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम। आपको जैसा इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके एग्जैक्टली उलट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट या उसका निगेटिव आप जो है सिंपली कह सकते हो, उसको हम नाम देंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अ continuum ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल विच एब्सॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ। तो आप यहाँ पर जो है कॉन्टिनम ऑफ रेडिएशन आप उसके ऊपर जो है उस सब्सटेंस के ऊपर जो है पास कीजिए, उसके ऊपर जो है आप स्ट्राइक कीजिए, तो क्या करेगा वो सैंपल कुछ रेडिएशंस को जो है एब्सॉर्ब करेगा सर्टेन वेवलेंथ के, जो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्सॉर्प्शंस जो है उसके अंदर आपको जो है मिलेगी। द मिसिंग वेवलेंथ which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum। तो जो मिसिंग वेवलेंथ होगी, जैसे जो कुछ बहुत सारी जो एब्सॉर्ब होगी लेकिन कुछ मिसिंग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होगी तो वो जो क्या होगी मैटर के अंदर जो है डार्क स्पेसेस जो है वो ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पर जो है वो लीव करेगी, मतलब छोड़ देगी, और इस तरह से आपको एक जो है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम मिलेगा। दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी हम एक चार्ट के ज़रिए से, एक डायग्राम के ज़रिए से इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि हम इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है किस तरह से जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी जो कुछ भी स्टडी होगी, जो हम यहाँ पर जो इमिशन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कर रहे हैं उसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस स्टडी इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इस स्टडी को हम नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम जो एटम का होता है, जिसको आप गैस फेज में जो है कंसिडर करोगे, तो ये जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स का, जो कि रेड टू वायलेट है, वो शो नहीं करता है। रादर दे इमिट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। इसकी बजाय वो क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जो है इसका अपना खुद का इमिशन जो है शो करेंगे। गैस फेज के अंदर हम इस चीज़ को जो है स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि दे इमिट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देंगे लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा। इसकी वजह क्या होगी कि जो इमिटेड लाइट रेडिएशन होगी वो जो है ब्राइट लाइंस के तौर पर जो है स्पेक्ट्रम के अंदर जो है आपको दिखेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम आपको जो है दिखेगा। तो लेट अस सी दिस चार्ट। ये चार्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहले जो है ये आपके पास एक सैंपल है जिसको एक्साइटेड सैंपल कहा गया। लुक एट दिस, ये जो एक्साइटेड सैंपल है। इस एक्साइटेड सैंपल में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है ये एब्सॉर्ब हो चुकी है ऑलरेडी। एक्साइटेड सैंपल के अंदर एनर्जी ऑलरेडी एब्सॉर्ब हो चुकी है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये स्लिट से जो है एक लाइन जो है रे जो है पास हो रही है प्रिज्म के अंदर। मतलब क्या हुई कि ये एक्साइटेड सैंपल है, ये रेडिएशन जो है इमिट कर रहा है और इमिट होने के बाद एक जो है बीम ऑफ लाइट जो है इस स्लिट से पास होकर प्रिज्म के अंदर आ रही है। प्रिज्म से पास होने के बाद देखिए डिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट एंगल्स से, और यहाँ पर जो है एक फिल्म और डिटेक्टर आपको नज़र आ रहा है। तो इस फिल्म और डिटेक्टर पे आप देखोगे कि इस तरह से जो लाइन बनती है और वो लाइंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये लेफ़्ट टू राइट जो आप देखोगे ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ्स है और ये आपको जो है अलग अलग जो है बैंड्स मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये पहले आप देखिए कि ये जो सब्सटेंस है ये एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इसने पहले ही जो है एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्सॉर्ब किया है, और उसके बाद जब उसको जो है प्रिज्म से उसकी जो इमिशंस हैं जब प्रिज्म से पास करते हैं तो इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। उसके बाद जो दूसरा आप देखिए कि एक सोर्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज एब्सॉर्बिंग सैंपल। इस एब्सॉर्बिंग सैंपल के अंदर देखिए हम जो है वाइट लाइट सोर्स से जो है लाइट इसके ऊपर जो स्ट्राइक करते हैं तो ये जो है कुछ लाइट जो है एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब लाइट को हम यहाँ जो है स्लिट से पास करके जब प्रिज्म से जो है उसको पास करते हैं तो ये भी जो है क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा इस वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स के बैंड्स में। और आप यहाँ पर देखिए कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ जो है ये लेफ़्ट टू राइट है, तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये जो है क्लियर देखो, ये आप यहाँ पर जो है कलर्स की जो है मिक्सिंग देख रहे हो। तो वाट एवर यहाँ पर जो है पर्टिकुलर जो है एक एक कलर अलग अलग नहीं शो किया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो है आपको जो है कलर का सेपरेशन दिखता है। और इस तरह से ये दोनों स्पेक्ट्रम जो है जनरली आप इसको कहोगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये ऊपर की जो डायग्राम आपको दिख रही है ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, और नीचे वाला जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ प्रिज्म के ज़रिए से जो है आप किसी भी सैंपल का जो इमिशन हो रहा है या उसका एब्सॉर्प्शन है उसका स्पेक्ट्रम जो है आप फोटोग्राफी प्लेट पर या फिल्म और डिटेक्टर के ऊपर जो उसको बहुत आसानी से उसको जो है प्लॉट कर सकते हो और उसको जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स में उसको शो कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जब आप किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो उसके अंदर जो है आपको लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people। जैसे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो है फिंगरप्रिंट लेकर उसको जो है मतलब जो है पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से किसी भी अननोन सब्सटेंस को जो एटम्स होते हैं उसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटम्स of known element with the lines from an unknown sample
क्विकली इस्टेब्लिशेज द आइडेंटिटी ऑफ द अननोन। आप जो है किसी नॉन सैंपल का जो है इमिशन स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम देखिए, तो उस लाइन स्पेक्ट्रम के साथ में जो है आप अननोन सैंपल का जो है लाइन स्पेक्ट्रम जो है मैच करके देखिए, और अगर एग्जैक्टली वो मैच हो गया तो आप कह सकते हो कि जो अननोन सैंपल है वो नॉन सैंपल के जैसा है। नहीं होता है तो आप किसी दूसरे नॉन सैंपल के साथ उस अननोन सैंपल की लाइंस को जो है मैच करके देखिए, तो जिस सैंपल की लाइन के साथ वो अननोन सैंपल की लाइन जो है एग्जैक्टली मैच हो जाए, आप कह सकते हो कि दैट सब्सटेंस बिलोंग्स टू सो एंड सो मैटर। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब किसी अननोन सैंपल के स्पेक्ट्रम को नॉन सैंपल के स्पेक्ट्रम के साथ जो है आप उसको मैच कीजिए। अगर करेक्टली मैच हो गया तो दोनों एक जैसे होंगे, नहीं हुआ तो दूसरे सैंपल के नॉन सैंपल के स्पेक्ट्रम के साथ आप उसको मैच कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं जो है उसकी मैचिंग परफेक्ट जो मिल जाएगी, और इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपको जो सब्सटेंस दिया गया था वो कौन से एलिमेंट्स या एटम्स का हो सकता है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में लाइन स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो रॉबर्ट बंसन जो 1811 से 1899 तक का उसका जो है पीरियड है, जो जर्मन केमिस्ट है, ये पहला पर्सन है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड डिफरेंट मेटल्स लाइक रुबिडियम। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बंसन। इसने जो है सबसे पहले ये लाइन स्पेक्ट्रम को यूज़ करके डिफरेंट मेटल्स को जो है डिस्कवर किया, जिसमें रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम एट्सेट्रा, ये मेटल्स उसके अंदर जो है प्रेजेंट है, जिसको बंसन साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट बंसन ने इसी टेक्निक के ज़रिए से जो आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो वेयर डिस्कवर्ड, ये मेटल जो है डिस्कवर की गई व्हेन देयर मिनरल्स वेयर एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो इनकी मिनरल्स, ये जो मेटल्स हैं, इनकी मिनरल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जो एनालाइज करके इनको डिस्कवर किया गया। हेलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय दिस मेथड। तो सन के अंदर जो हेलियम गैस होती है या हेलियम एटम जो है प्रेजेंट होते हैं, उसको भी जो है इसी मेथड्स के साथ जो है डिस्कवर किया गया है। अब देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हम उसको जो है किस तरह से स्टडी करेंगे। ओके, तो ये देखिए हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इसके अंदर जो आपको क्या मिलेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज़ पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रोड्यूस्ड। जब आप जो है गैसियस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट होंगे और आपको एक्साइटेड जो हाइड्रोजन एटम जो है मिलेंगे। तो दीज हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होगा वो जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का इमिट करेगा, उसमें से जो है रेडिएशन जो है रिलीज होंगे। तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। अलग अलग जो है सीरीज ऑफ लाइंस होगी और उनका नाम जो है उनके डिस्कवरर के नाम पर जो है असाइन किया गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो आप देखोगे कि बाल्मर 1885 में उसने on the basis of experimental observation he showed that if spectral lines are expressed in terms of wave number, अगर इन स्पेक्ट्रल लाइंस को वेव नंबर के टर्म्स में अगर जो है शो किया गया, एक्सप्रेस किया गया, देन विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फार्मूला। जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला देखिए क्या होगा, वेव नंबर जिसको हम न्यू बार कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 109,677 इंटू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये जो है एक कॉमन फार्मूला बनेगा और इस वेव नंबर को हम जो है पर सेंटीमीटर में जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो है n जो होगा इट इज़ एन इंटीजर विच वेरीज फ्रॉम 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ये जो है 2 की वैल्यू मिल रही है। तो n जो है ये 3, 4, 5 में से कोई सी भी वैल्यू जो है हो सकती है।
तो द सीरीज ऑफ लाइंस डिस्क्राइब बाय द फार्मूला आर कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज़। तो इस फार्मूले पर जो भी सीरीज़ जो है लाइंस की डिस्क्राइब होती है उसको हम जो है बाल्मर सीरीज़ कहेंगे। ओनली लाइंस दैट अपीयर इन विजिबल रीजन, तो उसको जो है हम बाल्मर सीरीज़ कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ जो है विजिबल रीजन के अंदर आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो है ये जो है अलग अलग जो है लाइन की जो है सीरीज़ होगी। तो स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स जोहान्स रिडबर्ग नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन। एक जो है जनरल एक्सप्रेशन जो है जोहान्स रिडबर्ग ने जो है डिसाइड किया सारी के सारी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, और उसने सिर्फ जो है इस फार्मूले के अंदर जो है एक मॉडिफिकेशन किया है। इस 2 को जो है उसने n1 कह दिया, n1 स्क्वायर, और ये हो गया n2 स्क्वायर, जिसमें आप जो है इनिशियल और फाइनल लेवल जो है इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी n1 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपको मिलेगी 1 2 एंड सो ऑन, वाइल n2 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 3 4 5 सो ऑन। इस तरह से ये आपको n2 की वैल्यू जो है आप इस तरह से जो है लिख सकते हो, दैट इज़ n1 + 1, ये जो है पहली वैल्यू हो सकती है। उसके बाद जो है n1 + 2, ये जो है दूसरी वैल्यू होगी, फिर n1 + 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है बहुत सारी जो इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। तो ये आपको जो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर की जो इक्वेशन मिलती है, जो आपको जो है बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको बताया था कि जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है अगर उसको वेव नंबर के फॉर्म में लिखा जाए तो ये एक्सप्रेशन बनती है। तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ जो है 2 लिखोगे, 2 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। लेकिन बाद में जो है बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है मॉडिफाई किया, रेडबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उसने जो है सारी सीरीज़ को, जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो सीरीज़ मिलती है उन सारी सीरीज़ के लिए जो है एक कॉमन इक्वेशन जो है फ्रेम की, और वो कॉमन इक्वेशन जो है न्यू बार इज इक्वल टू 109667 इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर n1 की वैल्यू जो है आपको 1 2 3 एंड सो ऑन मिलेगी, और n2 की वैल्यू n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3 एंड सो ऑन। तो वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिख रही है 109667, इट इज़ कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू आपको इस फार्मूला के अंदर दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इस वैल्यू को हम जो नाम दे रहे हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस करस्पॉन्ड्स टू n1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 आर कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो आप देखिए ये जो चार्ट के अंदर ये सब सीरीज़ आपको दिख रही है। पहली सीरीज़ देखिए लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, और यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से जो n1 की वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो ये 5 सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 1 to 5 रेस्पेक्टिवली है। और उसके बाद जो यहाँ पर आप जो n2 की वैल्यू देख रहे हो, तो n1 + 1 मतलब 2 हो गया, n1 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 3, n1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हर जगह पर आप देखिए अगर n1 की वैल्यू 1 है तो 2 3 4, n1 की वैल्यू 2 है तो 3 4 5 एंड सो ऑन, 3 है तो 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है ये वैल्यूज़ को आप जो है n2 की वैल्यू जो है कंसिडर करोगे। उसके बाद देखिए कि वो सीरीज़ जो है कौन से रीजन में आपको दिख रही है। तो लाइमन सीरीज़ जो है आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी। उसके बाद जो है बाल्मर सीरीज़ जो है ये विजिबल रीजन में है, और उसके बाद ये बाकी की 3 सीरीज़ जिसको हम पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ कहेंगे, ये 3 सीरीज़ आपको इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेगी। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपको डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग अलग जो है लाइन स्पेक्ट्रम और अलग अलग जो है ये सीरीज़ के फॉर्म में मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर इस चार्ट के अंदर जो है आप इसको आसानी के साथ देख सकते हो। ये आप देखिए एनर्जी लेवल्स है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 5 6 एंड इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन का हम जो है इमिशन स्पेक्ट्रम जो है कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से ये जो है एनर्जी रिलीज़ करके अपने ओरिजिनल वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पर आ रही है। तो ये जो पहली सीरीज़ जो आपको मिलेगी इसको हम लाइमन सीरीज़ कहेंगे, जो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर ऑब्जर्व हो रही है। तो पहली लाइन की जो सीरीज़ है तो उसमें आप यहाँ पर देख रहे हो कि हायर एनर्जी लेवल जो है आपको देखो 6, 5, 4, 3 और 2 मिल रहा है।
मतलब आप यहाँ पर देखिए N1 की वैल्यू आपको जो है 1 मिलती है, तो लुक हियर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू 1। और उसके बाद N2 जो है जो हाइयर लेवल होगा, तो N2 में जो है आपको N2 इज इक्वल टू 2, N2 इज इक्वल टू 3, N2 इज इक्वल टू 4, N2 इज इक्वल टू 5, N2 इज इक्वल टू 6 एंड N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इतना तक मिलेगा। मतलब ये ध्यान रखिए कि जिस लेवल पर जो है वो लाइंस जो है आकर एंड हो रही है वो इनिशियल लेवल होगा जिसको हम N1 कहेंगे। तो इसके अंदर जो है बाल्मर सीरीज़ के अंदर लाइमन सीरीज़ के अंदर N1 इज इक्वल टू 1 है और N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कंसिडर करेंगे। तो ये पहली जो सीरीज़ आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज़ एंड इट इज़ ऑब्जर्व इन अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद दूसरी सीरीज़ में आप देखिए N1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर N1 की वैल्यू 2 कंसिडर कीजिए और N2 की वैल्यू जो है 3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी। तो आपको ये लाइंस मिलती है। तो पहली लाइन आप देखिए रेड कलर की होगी, दूसरी लाइन जो है ग्रीन कलर की होगी, तीसरी लाइन जो है ब्लू कलर की होगी, चौथी लाइन जो है वायलेट कलर की होगी एंड सो ऑन। तो डिफरेंट कलर्ड लाइंस आर ऑब्जर्व। तो इस सीरीज़ को हम जो है बाल्मर सीरीज़ कह रहे हैं। और आप देखिए कि बाल्मर सीरीज़ जो है सिर्फ ये ऐसी अकेली सीरीज़ है जो विजिबल रीजन के अंदर आपको जो है दिख रही है। तो ये बाल्मर सीरीज़ हुई। उसके बाद आप देखिए कि थर्ड सीरीज़ जो है जिसको हम पास्चन सीरीज़ कह रहे हैं ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर ऑब्जर्व हो रही है। तो इसमें N1 की वैल्यू जो है आपको मिल रही है 3 और N2 की वैल्यू 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये लाइंस जो है आपको मिलती है। दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो है 5 सीरीज़ जो है जनरली ऑब्जर्व होती है, जिसमें पहली सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रीजन में, दूसरी विजिबल में और बाकी की 3 सीरीज़ जो है ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है ऑब्जर्व होती है। तो हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम्स। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम जो है सबसे सिंपलेस्ट है। जब आप हेवियर एटम के अंदर जाओगे, मोर हेवियर एटम्स के अंदर जाओगे, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि कॉमन फीचर्स टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा आर दीज लाइन्स आर यूनिक फॉर द एलिमेंट्स। ये लाइन जो है बिल्कुल यूनिक होती है एलिमेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ देयर इज़ द रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। इसके अंदर जो है पर्टिकुलर रेगुलरिटी होती है, ये डिस्टर्ब नहीं होती है, रेगुलर होती है। जैसे आप देखिए कंटिन्यूस यहाँ पर जो है रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि N2 से ये N1 पर आया उसके बाद जो है N6 से N1 पर, ऐसा नहीं है। बल्कि आप देखिए N2 है, फिर यहाँ N3 है, N4 है, N5 है, N6 है। इस तरह से ये रेगुलरिटी आपको इस लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मिलेगी। सेम रेगुलरिटी आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेगी, वैसे यहाँ पर भी। और इसके आगे की भी जो सीरीज़ आपको दूसरी मिलती है उसके अंदर भी जो है इस तरह की जो है आपको रेगुलरिटी मिलेगी। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस सिमिलरिटीज़, इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और आंसर टू दिस क्वेश्चंस प्रोड्यूस द की अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है कुछ पर्टिकुलर जो हमको कीज़ मिलती है, वो कीज़ जो हम जो है आगे जो एटम का जो मॉडल हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जो है हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है स्टडी करने वाले हैं।